जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका राजकीय महाविद्यालय इटावा की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इससे पूर्व हमने स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन दो प्रकारों से किया जा सकता है, एक तो पूर्ण संशोधन और एक आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन का मतलब है एक तरह से दूसरा संविधान अपनाना या संविधान का टोटल रिवीजन करना, यह है पूर्ण संशोधन। तो इन दोनों संशोधनों को किस किस प्रक्रिया से अपनाया जाता है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूर्ण संशोधन भी तीन प्रकार से हो सकता है और आंशिक संशोधन भी। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार से होगा। देखिए, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट मेथड। यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की है, पूर्ण और आंशिक संशोधन। पहला मेथड है प्रोसेस ऑफ टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूर्ण संशोधन। टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द एडॉप्शन ऑफ ए न्यू और टोटली रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पूर्ण संशोधन का मतलब है एक तरह से दूसरा संविधान को अपनाना, एक नए संविधान को अपनाना। आओ देखते हैं टोटल रिवीजन के मतलब कैसे होगा टोटल रिवीजन। टोटल रिवीजन कैन बी अफेक्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबल वे। यानी जो पूर्ण संशोधन है, यानी जो टोटल रिवीजन है, वो हम तीन तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है if the federal parliament by an approval of its two houses passes a new draft for a total revision of the constitution, a referendum is held। कहने का मतलब है कि संशोधन का प्रस्ताव व्यवस्थापिका में यानी वहाँ की संसद में रखा जा सकता है और उसके दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। अगर वो संशोधन का प्रस्ताव संसद ने रखा है, संसद ने उसको स्वीकृत कर दिया है, तो उसके बाद इफ़ द न्यू ड्राफ्ट गेट्स द अप्रूवल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वोट, उसके बाद उसको रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए रेफरेंडम इज हेल्ड। जो भी संसद ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसको जनता के रेफरेंडम के लिए रखा जाएगा, यानी जनता के राय जानने के लिए, जनता की राय शुमारी के लिए उसको रखा जाएगा, जनता की राय शुमारी जानने के लिए। इफ़ द न्यू ड्राफ्ट गेट्स द अप्रूवल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स एज वेल एज द कैंटन, इट कम्स इनटू द ऑपरेशन। देखिए क्या होगा, अगर जो संसद ने नया प्रस्ताव रखा है उसको जनता के बहुमत का समर्थन मिल गया है और उसे कैंटनों की जनता का या कैंटनों के कुल कैंटनों का बहुमत भी मिल गया है। कैंटनों में ऐसा है कि कुछ तो वहाँ अर्ध कैंटन है और अधिकांशतः वहाँ फुल कैंटन है, पूर्ण कैंटन है। तो हर एक अर्ध कैंटन का आधा वोट माना जाता है, पूर्ण कैंटन का पूरा वोट माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर कैंटनों का भी बहुमत उसको प्राप्त हो गया हो और वहाँ की जनता का बहुमत प्राप्त हो गया हो, तब वो जो संशोधन है या जो नया संविधान है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, यानी वो लागू हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। हाँ, इट कम्स इनटू द ऑपरेशन। रिजेक्शन इन द रेफरेंडम बाय द वोटर्स और बाय द कैंटन्स और बाय बोथ फाइनली रिजेक्ट्स द न्यू ड्राफ्टेड द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर इस प्रकार का संशोधन जनता की राय शुमारी से या जनता के लोक निर्णय में स्वीकृत नहीं होता है या कैंटनों के द्वारा स्वीकृत नहीं होता है, तो वो संशोधन लागू नहीं होगा, वो नया संविधान लागू नहीं होगा और क्या होगा कि जो वो है पुराना संविधान लागू रहेगा। ये था पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस था संसद के द्वारा जब शुरू किया जाए और संसद जब उसको स्वीकृत कर दे तो वो जनता की राय शुमारी के लिए जाता है और जनता जब उसको स्वीकृत कर देगी अपने बहुमत के वोटों से, तो उसके बाद वो कैंटनों के पास जाता है और कैंटन भी जब उसको कुल
अपने बहुमत से स्वीकृत कर देते हैं तो वो बन जाता है संविधान का संशोधन। दूसरा मेथड है इफ one house of the federal parliament approve the draft of the total revision of the constitution but other house reject it, the issue is submitted to the people in a referendum. If the majority of the Swiss voters approve the proposal, the federal parliament is dissolved and fresh elections are held. देखिए इसका बड़ा सीधा मतलब है, पहले तो समझें कि संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगर एक सदन में संशोधन का प्रस्ताव पेश हुआ और उस सदन ने उसको अपने बहुमत से प्रस्तावित अप्रूव कर दिया तो वो दूसरे सदन के पास जाएगा। अगर दूसरे सदन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो भी वो जनता के रेफरेंडम के लिए जाएगा, जनता की राय शुमारी के लिए जाएगा। और अगर स्विस जनता ने यानी स्विट्जरलैंड के वोटरों ने उसको अपने बहुमत से अप्रूव कर दिया है तो जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी पार्लियामेंट भंग हो जाएगी और स्विट्जरलैंड में नए चुनाव होंगे। जब नए चुनाव होंगे तो जो नई पार्लियामेंट है ये नए उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, उस रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसको जनता की राय शुमारी के लिए या जनता के लोक निर्णय के लिए रखेगी। अगर इस दूसरी प्रकार के जनमत संग्रह में, दूसरे लोक निर्णय में अगर जनता का इसको बहुमत प्राप्त हो जाता है और कैंटनों का भी बहुमत प्राप्त हो जाता है तो नया संविधान स्वीकृत हो जाएगा। जो नया संविधान है वो प्रभाव में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है देयर आफ्टर ए न्यू फेडरल पार्लियामेंट इज कंस्टिट्यूटेड, नई संसद बनेगी। इट प्रिपेयर्स एंड अप्रूव्स ए ड्राफ्ट ऑफ ए रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये नए संविधान का बिल तैयार करेगी। द सेम इज सबमिटेड टू रेफरेंडम, और उसको जनता की राय शुमारी के लिए रखा जाएगा। इफ़ इन दिस सेकेंड रेफरेंडम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ द मेजॉरिटी ऑफ द स्विस वोटर्स, अगर इसको जनता के बहुमत ने, स्विस वोटरों के बहुमत ने और कैंटनों के बहुमत ने स्वीकृत कर दिया है तो ये संविधान प्रभाव में हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ओके, ये तो दो प्रकार के हो गए। दो, पहला पार्लियामेंट के द्वारा शुरू हुआ, दूसरा भी पार्लियामेंट का अगर एक पक्ष रिजेक्ट करता है तब क्या होगा। अब तीसरा है प्रपोजल फॉर ए टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो कम थ्रू इन द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आरंभक, यानी संविधान के पूर्ण संशोधन या नए संविधान को अपनाने का प्रस्ताव जनता के माध्यम से भी आ सकता है। अगर ये जनता के माध्यम से आएगा तो जो स्विट्जरलैंड की वोटर हैं, कुल 1 लाख स्विट्जरलैंड के वोटर इस प्रकार का प्रस्ताव लाएंगे, पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव लेके आएंगे। और जब इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाएगा तो ये संपूर्ण जनता के समक्ष रखा जाएगा, सभी स्विट्जरलैंड के वोटरों के समक्ष रखा जाएगा। अगर उनका बहुमत या स्वीकृति इस प्रकार के प्रस्ताव को प्राप्त होती है, देन जो वहाँ की संघीय संसद है वो इसका संशोधन का बिल तैयार करेगी, नया संविधान तैयार करेगी और उसके बाद भी इसको रेफरेंडम के लिए रखा जाएगा या जनता की राय शुमारी के लिए रखा जाएगा। और इसके बाद अगर जब रेफरेंडम के लिए रखा जाएगा तो उसको दोनों के द्वारा, यानी स्विस जनता के द्वारा और कैंटनों के द्वारा भी इसको जब स्वीकृत कर लिया जाएगा तो ये संशोधन लागू हो जाएगा, नए संविधान लागू हो जाएगा, पुराना संविधान हट जाएगा। तो शुरुआत से एक बार दोबारा देख लेते हैं।
द प्रपोजल ऑफ टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो कम्स थ्रू इन द इनिशिएटिव के माध्यम से आ सकता है। इसमें क्या होगा, यदि इफ़ 1 लाख ऑफ द स्विस वोटर्स सबमिट ए प्रपोजल फॉर ए टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि 1 लाख स्विट्जरलैंड के वोटर इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं, इन केस द प्रपोजल इज सपोर्टेड बाई द मेजोरिटी ऑफ द वोटर, अगर इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं तो प्रपोजल सबमिटेड टू द पीपल इन ए रेफरेंडम, तो इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो जनता के रेफरेंडम के लिए, जनता के लोक निर्णय के लिए रखा जाएगा। और जब जनता इस लोक को अप्रूव कर देगी, जब जनता इसको नए संविधान को अप्रूव कर देगी अपने बहुमत से, कुल वोटरों के बहुमत से, तो इसको कैंटनों के द्वारा भी अप्रूव करना होगा। और जब इसको कैंटन अप्रूव कर देंगे तो ये संशोधन मान्य हो जाएगा, नया संविधान लागू हो जाएगा। अगला है, आफ्टर द सक्सेसफुल रिवीजन ऑफ द 1848 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1874, जब स्विट्जरलैंड का मूल संविधान 1848 में बना था और इसका टोटली रिवीजन यानी इसमें पूर्ण संशोधन 1874 में हुआ। इसके बाद इसमें 3 बार असफल प्रयास हुए संशोधन करने के लिए, नहीं हो पाए 1880 में, 1935 में और 1975 में। लेकिन जो प्रयास 1998 और 1999 में हुआ वो आखिरकार सफल हो गया और 1 जनवरी 2000 से नया संविधान ऑपरेट हो गया, नया संविधान लागू हो गया। ड्राफ्ट ऑफ द टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर एडोप्टेड बाय द फेडरल पार्लियामेंट ऑफ 18 दिसंबर 1998. It was adopted by the majority of the people in the canton in a referendum on 18th April 1999. The federal parliament issued a decree for enforcement, यानी इसको लागू करने का जो संसद ने किया वो 28 सितंबर 1999। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द ऑपरेशन विच फ्रॉम द 1 जनवरी 2000। जो नया संविधान था इसकी शुरुआत हुई 1 दिसंबर 1998 से और फिर ये जनता ने अप्रूव किया 18 अप्रैल 1999 को और फिर बाद में इसको इन्फोर्समेंट के लिए संसद ने 28 सितंबर 1999 को जारी कर दिया और इसको लागू कर दिया 1 जनवरी 2000 से। हाँ, अब दूसरा जो मेथड है वो है संविधान में आंशिक संशोधन। द पार्शियल रिवीजन और एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड एंड एडॉप्टेड इन 2 वेज। इसको 2 तरीके से अपनाया जा सकता है। ए प्रपोजल फॉर ए पार्शियल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड by 2 houses of the federal parliament. Thereafter the proposal is submitted to the people in a referendum. If the majority of the people as well as the cantons approve the proposal, the amendment gets incorporated in the constitution. ये सेम टू सेम वही प्रक्रिया है जिसमें जो पूर्ण संशोधन में थी यही आंशिक संशोधन में है। आंशिक संशोधन को भी संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, परंतु इसको दोनों सदनों को अपने अपने बहुमत के द्वारा पारित करना होता है। जब ये दोनों सदन पारित कर देते हैं तो इसको जनता के सामने रखा जाता है और जब जनता अपने बहुमत से इसको पारित कर देती है तो इसको कैंटनों के द्वारा भी अपने बहुमत से पारित करना होता है और जब ये कैंटनों के द्वारा भी पारित कर दिया जाता है तो ये जो संविधान में संशोधन किया है ये लागू हो जाता है। इसका दूसरा तरीका है द प्रपोजल फॉर ए पार्शियल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो कम फ्रॉम द पीपुल, यानी संशोधन का प्रस्ताव जनता के द्वारा भी लाया जा सकता है। इसके लिए स्विस वोटर्स की 1 लाख जनसंख्या अगर कोई संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखती है तो इस संविधान संशोधन के प्रस्ताव को जनता के सम्मुख रेफरेंडम के लिए, लोक निर्णय के लिए रखा जाएगा। अगर जनता के बहुमत ने इसको अप्रूव कर दिया है,
अगर जनता के बहुमत के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया है तो इसको कैंटनों के सामने रखा जाएगा। अगर कैंटन भी इसको अप्रूव कर देंगे तो ये लागू हो जाएगा। तो देखिए क्या लिख रहा है, इफ़ द 1 लाख ऑफ द स्विस वोटर्स सबमिट ए जनरल प्रपोजल फॉर ए पार्शियल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेम इज पुट बिफोर द पीपल in a referendum. If it gets the approval of the majority of the voter, the federal parliament draft the amendment of the basis of the general proposal made by the people through an initiative. हाँ, तो 1 लाख जनता के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर इसको रखने के बाद फिर इसको जनता के सम्मुख रखा जाएगा रेफरेंडम के लिए। अगर इसको मेजॉरिटी ऑफ वोटर से अप्रूव कर देते हैं तो पार्लियामेंट इसके संशोधन का प्रस्ताव बना देगी और पार्लियामेंट को ये बनाना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट इसको बना देगी तब क्या होगा, दिस ड्राफ्ट इज देन सबमिटेड द पीपल ऑफ रेफरेंडम, फिर अगेन ये जब जनता के सम्मुख रखा जाएगा। संसद के द्वारा तैयार किया गया संशोधन का ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट जनता के सम्मुख रखा जाएगा। अगर इफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्विस वोटर्स इन द कैंटन अप्रूव इट, और जनता के बहुमत और कैंटनों के बहुमत के द्वारा इसको स्वीकृति मिल जाती है, तो इस प्रकार का जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो संविधान में इनकॉर्पोरेटेड कर दिया जाएगा, संविधान में अंकित कर दिया जाएगा। However, if the initiative for a partial revision is made by 1 lakh Swiss voter is made in the form of a complete draft, the draft is discussed by the federal parliament. देखिए 2 प्रकार से है। अगर एक जो जनता के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है, अगर वो बिल के रूप में रखा जाता है, फाइनल बिल के रूप में, जैसे संसद बिल बनाती है, तब तो उस पर संसद के द्वारा पहले चरण में ही डिस्कशन होगा। अगर जनता केवल एक सामान्य संशोधन का प्रस्ताव रखती है तो उस पर पहले जनता की राय शुमारी होगी, उसके बाद संशोधन का प्रस्ताव संसद तैयार करेगी, और जब संसद संशोधन का प्रस्ताव तैयार करेगी तो फिर से जनता के सामने रखा जाएगा, और जब जनता अप्रूव कर देगी तो उसे कैंटनों के सामने रखा जाएगा, और कैंटन जब उसको अप्रूव कर देंगे तब वो प्रस्ताव बन जाएगा। द फेडरल पार्लियामेंट give its verdict either in the favor or against in the proposal of the partial revision. In either case, the draft is submitted to the people in a referendum. If it is approved by the majority of both the people and the canton, the amendment gets incorporated in the constitution. The federal parliament gives its verdict either in the favor or in the against proposed partial revision. In either case, the draft is submitted to the people's referendum. If it is approved by the majority of both the people and cantons, the amendment get incorporated. कहने का मतलब यह है, अगर जनता के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है और उससे संसद सहमत हो या असहमत हो, अगर वो जनता के रेफरेंडम में बहुमत प्राप्त कर चुका है और उसको कैंटनों ने स्वीकृत कर लिया है, तो पार्लियामेंट की असहमति का कोई महत्व नहीं है, वो संविधान में लागू हो जाएगा वो संशोधन। फ्रॉम द एबव अकाउंट इट इज़ क्लियर द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट। ऊपर देखने से ऐसा लगता है कि संविधान में संशोधन वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है। इट गेट्स कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेजेस। ये 2 चरणों में पूरी होती है, एक तो प्रपोजल प्रस्ताव के चरण में और एक अप्रूवल स्टेज में। प्रस्ताव या तो संसद के द्वारा होगा या जनता के द्वारा होगा। द प्रपोजल केम आइदर फ्रॉम द फेडरल पार्लियामेंट और थ्रू ए पॉपुलर इनिशिएटिव बाय द पॉपुलर वोट। एट द अप्रूवल ऑफ स्टेज, द अमेंडमेंट प्रपोजल हैज टू गेट द अप्रूवल of the majority of the both Swiss voters as well as the Swiss canton. However, in actual practice, the process has proved to be neither very rigid nor complicated. Some 80 partial amendments were successfully incorporated between 1874 to 99. देखिए 2 स्टेज हो गई, एक तो अप्रूवल स्टेज, एक तो जो है प्रपोजल स्टेज और एक अप्रूवल स्टेज। अप्रूवल स्टेज में इसको 2
दो जगह से अप्रूवल प्राप्त करना होता है, एक जनता के रेफरेंडम में, एक कैंटन के माध्यम से। हाउएवर लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ऐसी है कि वहाँ पर संशोधन हो जाते हैं, तो इससे एकदम इतनी रिजिड नहीं है जितनी अमेरिका के संविधान में है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से अमेरिका के संविधान से ज़्यादा संशोधन स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हो चुके हैं। 1874 से 1999 तक कम से कम 80 संशोधन वहाँ हो गए। In 1999, the Swiss Constitution was totally revised and consolidated by the incorporating all the amendment made during 1874 to 99, as well as by adding a Bill of Rights social goal। देखिए 1999 का जो नया संविधान है, जो 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है, वो पूरी तरह से रिवाइज्ड है। उसमें 1874 के संविधान में जो संशोधन हुए थे और जो कुछ उसमें नया अपनाना था, उसको अपनाकर वो एक नया संविधान है और उसमें कुछ नए बदलाव थे। वो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। एक तो उसमें बिल ऑफ राइट जोड़ा गया है, यानी अधिकार पत्र जोड़ा गया है, उसमें अधिकारों की गारंटी दी गई है, और एक सोशल गोल्स को भी विस्तारित किया गया है, और जिसमें फेडरेशन को मजबूत बनाया गया है, फेडरेशन को इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। इससे पहले इसको कॉन्फेडरेशन कहा जाता था, जबकि इस संशोधन में इसको फेडरेशन कहा गया है, और फेडरेशन को मजबूत किया गया है, शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट किया गया है। ये है इसमें। अब इसमें जो है कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाउ 196 आर्टिकल। अब इसमें 196 तो आर्टिकल है, पहले 123, while before this total revision it had only 123 article. The majority of the Swiss voters and the convention of the working through a general consensus has softened in actual practice the rigidity of the formal process of the amendment of the constitution। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि स्विस जनता के जो मैच्योर व्यवहार है, उसके कारण वहाँ पर जो इतनी संशोधन की इतनी जटिल प्रक्रिया भी संपन्न हो जाती है। द मोस्ट साइलेंट फीचर दैट मेक्स द अमेंडमेंट प्रोसेस वेरी डिस्टिंक्टिव द फैक्ट इज दैट नो अमेंडमेंट और टोटल और पार्शियल कैन बी मेड in the constitution without the approval of the majority of the people as well as the canton. A canton is deemed to have approved the amendment if the majority of the people of the canton approve the amendment। यानी यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट का फीचर है वो है इसके अप्रूवल, यानी इसको 2 प्रकार के अप्रूवल प्राप्त करने होते हैं। कोई भी संशोधन जब तक पूरी जनता संशोधित ना कर दे संविधान को, तब तक नहीं हो सकता। कोई भी संशोधन जब तक उसके कैंटनों का बहुमत प्राप्त ना कर लें, और कोई भी कैंटन उसको तब अप्रूव करता है जब उस कैंटनों की जनसंख्या का बहुमत, कैंटनों के वोटरों का बहुमत उसको अप्रूव कर देता है। तो ये थी स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की सारी प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन के 2 प्रकार हैं। एक तो आंशिक पूर्ण संशोधन का मतलब नया संविधान और टोटल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आंशिक संशोधन का मतलब जो संविधान है उसमें कुछ अनुच्छेदों में संशोधन, उसमें कुछ मात्रा में संशोधन, ये आंशिक संशोधन है। पहला संशोधन के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से उसको इनकॉर्पोरेटेड शुरुआत किया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद सहमत हो जाए तो फिर उसको अप्रूवल के लिए रेफरेंडम किया जाता है, और रेफरेंडम के बाद उसको कैंटनों में दिया जाता है। और दूसरा प्रकार है, अगर संशोधन संसद में असहमति हो जाए तो क्या होगा। पूर्ण संशोधन में अगर संसद का एक भी सदन संशोधन के प्रस्ताव से असहमत है और रेफरेंडम उसको मिल चुका है, यानी रेफरेंडम में वो अप्रूव हो चुका है, कैंटनों ने उसको अप्रूव कर दिया है, तब संसद को भंग हो जाना पड़ेगा और दूसरी संसद के द्वारा उसको अमेंडमेंट को करना पड़ेगा। ये तो हो गए इस प्रकार पूर्ण संशोधन। और इसी प्रकार से आंशिक संशोधन भी होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, या तो संसद के द्वारा या जनता के माध्यम से। इसमें
संसद की असहमति कोई मायने नहीं रखती। संसद असहमत हो और अगर कैंटनों की जनता कैंटन और स्विट्जरलैंड की संपूर्ण जनता का बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है तो वो अप्रूव हो जाता है। ये था संशोधन। ओके, धन्यवाद।